नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 23 घंटे तक पूछताछ के बाद चटर्जी को शनिवार सुबह उनके कोलकाता स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के वकील ने कहा कि चटर्जी के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि चटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि दोनों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। हालांकि चटर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के आवास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा था। बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा था। अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर से मिली रकम को रखने के लिए आरबीआई की ओर से लोहे के कई बक्से भेजे गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी कहा कि अगर मंत्री दोषी पाए जाते हैं, उनका दोष साबित होता है, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चला रही हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि इस आरोप को स्मृति ईरानी की बेटी की ओर से खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है और ये कोई सूत्रों के हवाले से अथवा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए लगाया गया आरोप नहीं है, बल्कि आरटीआई से खुलासा हुआ है। वहीं स्मृति ईरानी की बेटी के वकील कीरत नागरा ने एक बयान में कहा कि उनके मुवक्किल ना तो उसकी मालिक हैं और ना ही सिली सोल्स गोवा नामक रेस्तरां का संचालन कर रही हैं और उन्हें किसी भी प्राधिकरण से कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के वकील किराट नागरा ने एक बयान जारी कर लगे गए आरोपों को खारिज किया। बयान में कहा गया है कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। ये आरोप सिर्फ इसलिए उन्हें बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी हैं। आरोपों को निराधार बताते हुए वकील ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने वास्तविक तथ्यों का पता लगाए बिना एक गैर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए एक गलत प्रचार का सहारा लिया है और हमारे मुवक्किल को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। स्मृति ईरानी ने बेटी के द्वारा अवैध बार चलाने के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि उनकी बेटी की गलती ये है कि उसकी मां ने गांधी परिवार द्वारा 5,000 करोड़ की लूट का खुलासा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी की गलती ये है कि उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी के द्वारा 5,000 रुपए की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा कि वो राहुल गांधी को 2024 में फिर से अमेठी लोकसभा सीट से लड़ने की चुनौती देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करती हूं वो फिर से हार जाएंगे। स्मृति ईरानी के पलटवार के बाद कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने moneycontrol.com की एक पुरानी रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी किस रेस्टोरेंट की बात कर रही हैं। क्या उन्होंने अप्रैल 2022 में गोवा में खोले गए अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के संबंध में बयान नहीं दिया था? मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि उस समय ईरानी ने बेटी के गोवा रेस्टोरेंट पर बहुत गर्व महसूस किया था। पवन खेड़ा ने इसके साथ ही वो खबर भी ट्वीट की है। खबर में स्मृति ईरानी ने फूड राइटर की सिली सोल्स रेस्तरां के लिए सकारात्मक समीक्षा को इंस्टाग्राम पर साझा किया है। स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर समीक्षा को साझा करते हुए लिखा, बहुत गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी और रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम पेज को भी टैग किया था। महाराष्ट्र में सत्ता खोने के हफ्तों बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी के बागी नेताओं के लिए एक संदेश देते हुए कहा है कि जो चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे से उद्धव और एकनाथ शिंदे गुटों के सुलह की संभावना के बारे में जब सवाल पूछा गया तो आदित्य ने कहा कि जो लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि अगर तुम वापस आना चाहते हो, दरवाजा हमेशा खुला है। इंडिया टुडे से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित पार्टी के बागी विधायकों पर निशाना साधा। कभी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के वफादार रहे राहुल शेवाले अब एकनाथ शिंदे गुट में हैं और उनको अब पिछले मंगलवार को लोकसभा में शिवसेना के सदन के नेता के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राहुल शेवाले ने कहा कि हमारे मतभेदों और समस्याओं के बावजूद हम सांसद आज भी उद्धव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं।
शिंदे जी को हमारा प्रस्ताव वास्तव में ये था कि उद्धव जी का नेतृत्व बरकरार रहना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने संजय राउत को यूपीए की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए भेजा, तब सभी बातचीत बंद हो गई। शिवसेना पर किसका हक है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का या फिर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का? चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक इस बारे में उसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इसके बाद चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना पर किसका हक है, आज की तारीख में यह सवाल महाराष्ट्र की सियासत में सबसे चर्चित है। बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और सांसद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आगे आए हैं। बीते दिनों में एकनाथ शिंदे गुट ने पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खत्म कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनी और एकनाथ शिंदे को इसका नेता बनाया गया। कांग्रेस को डर है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी उसके विधायकों में सेंध लगा सकती है। कांग्रेस को यह डर राष्ट्रपति चुनाव में हुई वोटिंग के बाद पैदा हुआ। 81 सदस्यों वाली झारखंड की विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव में कुल 79 विधायकों ने वोट किया। 79 में से कुल 70 वोट तो एनडीए की ओर से जीती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े, जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सिर्फ 9 ही वोट मिले। सवाल यह है कि जब राज्य में कांग्रेस के पास 18 विधायक हैं, आरजेडी, सीपीआईएमएल और एनसीपी के पास एक विधायक हैं, तो फिर यशवंत सिन्हा को 9 ही वोट कैसे मिले? जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30, बीजेपी के पास 26 विधायक और आजसू के पास 2 विधायक हैं। इसके बाद भी द्रौपदी मुर्मू को 70 वोट मिले हैं। 2 विधायक निर्दलीय भी हैं। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की खबर आई और असम से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये बात कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची है और पार्टी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। समाजवादी पार्टी के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बागी तेवर दिखा रहे प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के संबंध में सपा ने पत्र जारी कर दिया है। अलग अलग जारी किए गए पत्र में दोनों ही नेताओं से कहा गया है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओम प्रकाश राजभर को 2 दिन पहले ही वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने खुला खत जारी कर शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की ओर से की जा रही बयानबाजी के बाद पलटवार किया है। शिवपाल सिंह यादव को लिखे गए पत्र में जहां एक लाइन लिखी गई है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को लिखे गए पत्र में उन पर बीजेपी से गठजोड़ करने का आरोप लगाया गया है। राजभर से कहा गया है कि आप लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति को लेकर राजधानी की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की जाँच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उनकी मंजूरी के बिना लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार नई आबकारी नीति में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि नई शराब नीति के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणियों पर फैसले के बाद जजों के खिलाफ चले सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर एन.वी. रमन्ना ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया में संगठित अभियान चल रहे हैं। सीजे रमन्ना ने कहा कि न्यायाधीश तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, कृपया ऐसे कमजोरी या लाचारी समझने की गलती ना करें। मुख्य न्यायाधीश ने रांची में एक अकादमिक कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए कहा कि नए मीडिया उपकरणों में व्यापक विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन वो सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मामलों में फैसला करने में मीडिया ट्रायल एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रहा है। कभी कभी अनुभवी न्यायाधीशों को भी मुद्दों पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रक्रिया में न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से आगे जाकर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। सीजे रमन्ना ने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शून्य जवाबदेही है,
क्योंकि ये जो दिखाता है वो गायब हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया को बदतर बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।